तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एंटीना के लिए अगर हम लोगों को बेसिक्स का स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहला स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एंटीना में बेसिकली ट्रांसमिट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को ब्रशअप कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग एंटीना पे जाएंगे कि अलग अलग टाइप के क्या क्या एंटीना होते हैं और उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग, इसलिए थोड़ा सा मैं बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद डाइवर्जेंस क्या होता है, सर्कुलेशन या कर्ल क्या होता है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम देखा था। और फिर लास्ट में हम लोगों ने मैक्सवेल रिलेशन देखा था, क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वायरलेस में, तो उसका जो मूल आधार होता है, ये चार इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल के। लेकिन ये जो चार इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल के, ये इक्वेशन अभी पूरे कंप्लीट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन के लिए। ये मैक्सवेल रिलेशन स्टैटिक के लिए यूज होते हैं, ठीक है, स्टैटिक फील्ड्स के लिए यूज होते हैं। अभी ये डायनेमिक फील्ड्स के लिए यूज नहीं हुए होते हैं। तो इसको स्टैटिक मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। डायनेमिक मैक्सवेल इक्वेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें दो इक्वेशन जो इसमें है उसको चेंज करना पड़ेगा, और वो इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। ये वाला जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, ये एक इसमें चेंजेस की जरूरत है। और दूसरा चेंजेस की जरूरत इसमें है, ये डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ये इक्वेशन अभी से कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, और ये साइंटिस्ट वो इसको मॉडिफाई किए थे। तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ था। बेसिकली एक थे फैराडे। तो फैराडेज लॉ आप लोगों ने कभी सुना होगा, जिसको अब मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन भी कहते हैं। ये मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन बेसिकली क्या है, जो पहले का इक्वेशन था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोई भी, अगर अपन परपेंडिकुलर दिशा में जाते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं होगा। अगर ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग उसके लाइन पे ही जाते हैं तो ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंजेस आएगा। लेकिन उसके अगर अपन परपेंडिकुलर अगर अपन बात करें तो परपेंडिकुलर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस उसके अलोंग ही होगा। ये इक्वेशन पहले बात किया गया था। लेकिन फैराडे साहब ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक क्लोज्ड सर्किट लेते हो या क्लोज्ड कंडक्टर आप लेते हो, और उसमें अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कराते जाते हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है। मतलब कि अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ टाइम, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को रेट ऑफ चेंज करोगे, तो वो एक इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट करता है। इसी उसमें उनका ये था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम को अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप चेंज करते जाओगे, तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जो वी होगा, इंड्यूस वोल्टेज। और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज बेसिकली आपका ई डॉट डी एल ही है, जो ये वोल्टेज है। तो और लेंज लॉ के हिसाब से इसमें हम लोग नेगेटिव यहाँ पे साइन ले लिए थे, क्योंकि वो एक्चुअली अपोज करता था जो भी रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का बेसिक कॉज है। क्योंकि देखो, ये वोल्टेज इंड्यूस करने का जो बेसिक कॉज क्या हो रहा है, ये फ्लक्स का चेंज होना। तो इस चेंज को अपोज करता है, इसलिए ये साइन नेगेटिव बना दिया गया था। तो ये साइन आया। इसको अगर अपन थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करें, जैसे ई डॉट डी एल है इज इक्वल टू वी है इज इक्वल टू माइनस आपका डी फाइव बाई डी टी है। तो अपन इसको चेंज कर दें, क्योंकि साई एम अपन को पता है कि बी डॉट डी एस अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर अपन इसको डी बाई डी टी, इसको ऐसे बी डॉट डी एस कर लें फाई एम को, और इसको अंदर ले जाएं, तो यह हो जाएगा माइनस डेल बी बाय डेल डी इंटू डी एस। हालांकि मेरे को अभी आपको डेरिवेशन नहीं बताना है, लेकिन मैं एक आध डेरिवेशन छोटा छोटा बता रहा हूँ ये समझाने के लिए कि बेसिकली ये आ कहाँ से रहा है। और उसके बाद अगर आप यहां से देखो तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी इंटू डी एस अगर होता है। अगर आप लाइन से अगर सरफेस की तरफ जाते हो तो स्टोक्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आता है। इससे आप ये कर सकते हो कि जो भी अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये ई डॉट डी एल, तो इसको आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो डेल क्रॉस ई।
क्योंकि स्टोक्स थ्योरम यही कहता है जब लाइन से सरफेस में अगर चेंज करना है सरफेस लाइन में, तो आप यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हो और ये हो जाएगा डीएस। ये जो डीएल है वो आपका डीएस में कन्वर्ट हो गया और आप डेल क्रॉस ई लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी इंटू डीएस। इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि जो अभी हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन में बात कर रहे थे डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो, वो डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो नहीं होता है, वो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी होता है। ये इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन बन गया मॉडिफाइड इक्वेशन, ठीक है, ये मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद एक और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन था वो ये कहता था कि डेल क्रॉस एच अगर अपन करें तो वो जे मिलता है। बेसिकली ये इक्वेशन था मैक्सवेल साहब का। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एम्पियर। तो एम्पियर का एक लॉ आया था, एम्पियर्स लॉ जिसको बोलते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जिसको बोलते हैं। उनका ये कहना था कि देखिए भैया, अगर आप कैपेसिटर लेते हैं और यहाँ से अगर आप वायर लेते हैं और यहाँ वोल्टेज दे देते हैं और यहाँ से आप वायर को कर देते हैं और इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, तो जो करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है वो करंट कंडक्शन करंट के नाम से फ्लो होगा। जो वायर्स में बहता है करंट उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गैप आ गया है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा नहीं कायदे से। लेकिन एम्पियर साहब का कहना था कि नहीं भैया, करंट फ्लो होता है, इन दोनों के बीच में भी करंट फ्लो होता है और उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो टोटल करंट होगा वो आई सी प्लस आई के रूप में जाना जाएगा। तो इनका जो मॉडिफाइड वर्जन ये कहता था कि जो डेल क्रॉस एच है इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या कहता है। तो एम्पियर साहब का फाइनल रिजल्ट ये था कि जो डेल क्रॉस एच है उसमें ये जो जे है ये कंडक्टिविटी है, ये सिर्फ कंडक्शन के कारण नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट के कारण भी होता है, जेडी भी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको लिखा जा सकता है इस टर्म में डेल डी बाय डेल टी। बेसिकली ये क्योंकि D इज इक्वल टू आपको पता होगा कि एफ साइलेंट ई होता है, ये हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स में जानते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपका ये बन गया कि डेल क्रॉस एच है, यह पहले सिर्फ जे हुआ करता था, अब जे सी हो गया है प्लस जे डी हो गया है। और ये जे डी को आप डेल डी बाय डेल टी भी लिख सकते हो और ये जे सी को आप सिग्मा ई भी लिख सकते हो, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है वो यही होती है, जे इज इक्वल टू कंडक्शन करंट डेंसिटी सिग्मा ई प्लस डेल डी को भी आप लिख सकते हो एफ साइलन ई, तो यहाँ पे एफ साइलन ई बाय डेल टी लिख सकते हो। ये बेसिकली डेल क्रॉस एच है और ये अब जो है आपका फोर्थ इक्वेशन कहलाएगा मैक्सवेल इक्वेशन का। तो मैक्सवेल इक्वेशन के चार मेन फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे मैक्सवेल के डायनेमिक इक्वेशन बता देता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एंटीना में इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये ईएमटी सब्जेक्ट में आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सवेल के चार रिलेशन क्या होते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं कि अगर अपन D डॉट ds करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन सरफेस एरिया को अपन पूरा, जैसे ये एक चार्ज है इसके आसपास जो फील्ड निकल रहा है उसको पूरा सरफेस एरिया के साथ अगर अपन ऐड कर दें उसकी स्ट्रेंथ को, तो अपन को मिलेगा क्या, बेसिकली जो चार्ज की वैल्यू है वो अपन को यहाँ पे मिल जाएगी। और इसको अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहो तो डेल डॉट डी, मतलब कि जो बेसिकली डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अपन सतह तक जाएं, गहराई तक जाएं कि ये कहां से डाइवर्ज हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वॉल्यूम चार्ज से डाइवर्ज हो रहा है। तो ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल का अब ये कहता है कि जो आपका E डॉट डीएल है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ई डॉट डीएल की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। लेकिन ये जीरो पहले स्टैटिक में होती थी, अभी ऐसा नहीं है। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको माइनस डेल बी बाय डेल टी मिलेगा। और जो कि आपको पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो म्यू डेल एच बाय डेल टी। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये कहता है कि अगर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को सरफेस एरिया में इंटीग्रेट करना हो
तो वैसे वैल्यू पहले 0 आती थी, बट ये मॉडिफाइड होने के बाद आपको ये समझ में आ गया है कि वैसे अभी भी वैसे ये वैल्यू 0 ही कहलाएगी, क्योंकि ये डेल डॉट बी की वैल्यू 0 ही होती है। सॉरी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को आप सरफेस एरिया में इंटीग्रेट करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं वैसे भी। और इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप डाइवर्जेंस देखोगे, मतलब इसका अगर आप सोर्स देखोगे कि कहां से मैग्नेटिक फील्ड उद्गम हो रही है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लाइन है, इसके अराउंड 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 मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको ये डाइवर्ज वाला फील्ड नहीं मिलेगा। जैसे चार्ज में क्या होता था, यहां से फील्ड निकलता था, इसलिए डाइवर्जेंस वहां पे मिल जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कभी भी डाइवर्जेंस आपको नहीं मिलेगा। चौथा लास्ट पॉइंट ये है कि एच डॉट डीएल, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तो आपको पहले आई मिलता था, जो करंट की बेसिक डेफिनेशन होती थी, कि क्योंकि करंट ही स्ट्रेंथ और उसके लाइन पे जाता है। और इसको अगर पॉइंट फील्ड में दिखेंगे तो ये आप इसको आप आईसी प्लस आईडी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप जेसी प्लस जेडी लिख सकते हैं। तो ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, जो डायनेमिक मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसमें पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पूरा आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में वायरलेस इस 4 इक्वेशन पे टिका हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब मैं आपको इसका फाइनल सिग्निफिकेंस बताना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि डेल क्रॉस, अगर आप ई देखोगे तो आपको मिलेगा माइनस डेल बी बाय डेल टी, है ना। ये बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, या आप इसको कह लो माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को आप रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा रहे हो। अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंजेस करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इन स्पेस। जो आपका डेल है वो आपका स्पेस में है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रेट ऑफ चेंज करा रहे हो, उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मिल रहा है। और अगर आप दूसरा इक्वेशन देखते हो डेल क्रॉस एच का, तो आपको जे सी प्लस जे डी मिलता है। जे सी प्लस जे डी का मतलब होता है सिग्मा ई प्लस जे डी, मतलब डेल डी बाय डेल टी, उसको आप लिख सकते हो सिग्मा ई प्लस एफ साइलेंट डेल ई बाय डेल टी। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हो, तो आपको बेसिकली मिल क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज, अगर कोई कारण है, तो वोल्टेज के कारण की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये मतलब अगर आप इसको कॉज को देखोगे और इसका इफेक्ट को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वोल्टेज अगर कारण होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो आपको बेसिकली करंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप यहाँ से चेंज कर रहे हो तो आपको करंट मिल जाएगा। और करंट के वजह से आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका वोल्टेज हो जाता है। ये एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल है जो अपने आप होता रहता है। मतलब कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बन रहा है और उसको आप रेट ऑफ चेंज करा रहे हो, तो उससे आपको एक ऑर्थोगोनल, मतलब अगर आप डेल ई बाय डेल टी कर रहे हो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ऑर्थोगोनल डेल क्रॉस बी मिलता है बेसिकली। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो भी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से प्रोपोगेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ईएम वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से एंटीना से ट्रांसमिट कर दिए, तो ये अपने आप फिर क्या होता जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप एक्यूमुलेट, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूमुलेट होगा, उससे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर वो मतलब
एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन से फिर करंट फ्लो होना शुरू होता है, फ्लो होता है, फिर फ्लो होने के बाद फिर एक्यूमुलेशन होता है, फिर फ्लो होता है, फिर एक्यूमुलेशन होता है, और इस तरीके से अपने आप प्रोपोगेशन आगे बढ़ता जाता है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन का है, ये मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए पूरा आपको मैक्सवेल रिलेशन बता रहा था। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये प्रोपोगेट करता है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर ईएम वेव में, एवरी ईएम वेव में ये पैरामीटर होता है कि, क्योंकि आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइन या कोसाइन के फॉर्म में होता है, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एम्पलीट्यूड होगा, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फेस होगा जिस फेस में वो जाएगा, और हर उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, या फिर आप इसको डायरेक्शन भी बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन होगा कि किस दिशा में ये जा रहा है। अगर आप इसको जैसे एक सिग्नल ले लें अपन, कि मान लो ईएम वेव का आपका सिग्नल है, मान लो उसका एम्पलीट्यूड होगा E0, लेट सपोज E0 होता है, और हर एम्पलीट्यूड में साथ में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है e⁻⁻⁴z। ठीक है, या फिर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो H0 e⁻⁻⁴z, ये एम्पलीट्यूड हमेशा होगा। जनरली अपन देखते थे साइन वेव में E0 हो जाता था, साइन ओमेगा टी प्लस अपन थीटा ले लेते थे, ये फेस हो जाता था, फ्रीक्वेंसी हो जाता था, और ये एम्पलीट्यूड। लेकिन जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा वेव क्या है, एटीन्यूएट होता जाएगा आगे जाके, तो एक एटीन्यूएशन फैक्टर अपन को अल्फा डालना ही पड़ेगा। और ये जो z है, ये z डिस्टेंस है, ये कि कितने दूर तक जा रहा है, क्योंकि दूरी आपका अटेन्यूएशन डिसाइड करती है। ज्यादा दूर तक जाएगा तो ज्यादा एटीन्यूएशन होगा, कम दूरी में कम एटीन्यूएशन होगा। तो ये z आपका डिस्टेंस कहलाता है, अल्फा आपका एटीन्यूएशन कहलाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर अपन बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा नॉट e⁻⁻⁴z होता है। इसका जो फेस होता है, अभी तक हम लोग फेस नॉर्मल देखते थे, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो फेस होता है वो ω t - βz, ये उसका पूरा फेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन लिख लेते हैं E0 e⁻⁻⁴z साइन ω t - βz, ये उसका पूरा फेस हो जाता है। और यहाँ पे रहता है ax, या फिर रहता है ay, या फिर यहाँ रहता है az। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये दिशा को बताती है कि किस दिशा में ये मूव कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा E और H, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E और H हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और E का डायरेक्शन अगर आप देखोगे, अगर आपको टोटल प्रोपोगेशन का डायरेक्शन निकालना है, कि क्योंकि एक प्रोपोगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों के कंपोनेंट समाये हुए हैं, और दोनों के दिशा अलग अलग होते हैं। तो प्रोपोगेशन का दिशा किस दिशा में होगा वो अगर आपको निकालना है, तो आप ये कर सकते हो कि जो ई का डायरेक्शन होगा क्रॉस आपका एच का जो दिशा होगा, वो होगा टोटल प्रोपोगेशन का दिशा। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स में बताना चाहूंगा, जैसे कि, क्योंकि ये सब पूरा एंटीना में आपका काम आने वाला है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को बेस क्लियर करते चल रहा हूं कि एक जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस। ये भी अभी आप लोगों को एंटीना में, हर एंटीना में आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि इसका इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस कितना होता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस। देखो, इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस का मतलब ये होता है कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये फिर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे घूम फिर के इन लोग आगे बढ़ते आएंगे। तो ये जो E से H में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर H से E में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ ओपोजिशन होगा, कुछ लोग, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेंगी, और वो कोई भी माध्यम में जो अमाउंट ऑफ अपोजिशन एनकाउंटर्ड होता है उसको अपन
इंट्रिंसिक वेव इंपीडेंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग करंट जानते हो कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट को रोकने के लिए कुछ इंपीडेंस आ जाता है, वैसे ही ई को एच में ट्रांसफॉर्म होने के लिए या एच को ई में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ इंपीडेंस होता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वेव इंपीडेंस। ये बेसिकली ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू ई बाय एच। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ई मिलता है। अगर आप इसका यूनिट देखना चाहोगे तो आपको ई होता है वोल्ट पर मीटर और इसका होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो इसको आप फाइनली इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको ओम्स मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसका जो यूनिट है वो ओम है, मतलब ये बेसिक रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। और इसका मूल फॉर्मूला जो है वो ये कहता है ई एक्स बाय एच वाई, वो होता है टोटल फॉर्मूला। अगर आपको ध्यान होगा तो जे ओमेगा म्यू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन होता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन या बन ही जाते हैं, जितने क्वेश्चन है बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। ओके, तो अभी तक इतना आप लोगों, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और इसी में आपको ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन है उसको हम लोग अलग अलग फील्ड में प्रोपोगेट कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग फील्ड में ये कैसे काम करता है और क्या क्या फॉर्मूलेज बनते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन को अगर हम लोग फ्री स्पेस में लेके जाएं, फ्री स्पेस आप लोग समझते होंगे फ्री स्पेस क्या होता है। आप को मैं जो बताता था कि अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर में ट्रोपोस्फियर होता है, उसके आसपास वाला जो एरिया होता है उसको फ्री स्पेस अपन बोलते हैं। तो ये फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट कराया जाए तो क्या होगा, बेसिकली क्या कंडक्टिविटी होगा, क्या कोई मेरे को अगर इनमें से कुछ बताना चाहे तो। सही बोले हो कि फ्री स्पेस है तो कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। यार यार तुम लोग मतलब अपने आप को देखो, स्विच बोर्ड तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो स्विच बोर्ड और तुम दूर हो तो क्या तुम्हारे तक करंट आ जाता है क्या? ऑब्वियसली फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी नहीं होती, तो अब फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी जीरो होती है। और इसलिए अपन, और कोई डाइलेक्ट्रिक भी नहीं होता एयर की, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो 1 के आसपास होती है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अपन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं और म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू भी म्यू नॉट ले सकते हैं। ये कंडीशन होता है बेसिकली। अब इस कंडीशन के बेसिस पे अगर आप प्रोपोगेशन कांस्टेंट देखोगे तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट को अपन गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मूलभूत फॉर्मूला होता है जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये इसका मूलभूत फॉर्मूला होता है। इसमें अगर आप सिग्मा की वैल्यू को 0 रख दो और आगे बढ़ोगे, म्यू की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू रख दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओमेगा जो गामा की वैल्यू होती है वो होगी आपका जे ओमेगा को आप बाहर ले जा सकते हो, क्योंकि ये भी जे ओमेगा ये भी जे ओमेगा हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई आपकी प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये वैल्यू ये डिफाइन कर रहा है कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट को आप अल्फा प्लस जे बीटा लिख सकते हो, जहां पे अल्फा होता है अटीन्यूएशन और बीटा होता है फेस कांस्टेंट, मतलब आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोल सकते हो। तो अल्फा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी रियल टर्म नहीं है और सिर्फ इमेजिनरी टर्म है। इसका मतलब है कि अगर आप वेव को फ्री स्पेस में प्रोपोगेट कराते हो तो उसमें अटीन्यूएशन कभी भी नहीं होगा, अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 की वैल्यू आएगी, ये है। और प्रोपोगेशन किस आधार पे होगा, तो उसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट होगा ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होगी हमेशा फ्री स्पेस के लिए। अब मैं ये देखता हूं कि अगर इस केस के लिए इंट्रिंसिक वेव इंपीडेंस की अगर मैं बात करूं ईटा की वैल्यू, तो आपको मैं इसका मूलभूत फॉर्मूला बताया था जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन होता है। अगर इसमें मैं सिग्मा की वैल्यू 0 रख दूं और जे ओमेगा काट दूं तो ये वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू आती है 377 ओम, या फिर इसको बोलते हैं 120 पाई। ठीक है, 120 पाई। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मतलब कि अगर आप फ्री स्पेस में ईएम वेव को प्रोपोगेट कराते हो तो ये इतना आपको वेव का अपोजिशन इंपीडेंस क्रिएट होता है, मतलब कि आपके एटमॉस्फेयर या फ्री स्पेस में इतनी इंपीडेंस होती है।
और तीसरा और लास्ट मैं आपको बात करना चाहूंगा कि किस वेलोसिटी के साथ आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये मूव करती है। तो ये फेस वेलोसिटी अगर मैं आपको बोलूं तो फेस वेलोसिटी होता है वीपी, अपन देखते हैं वो होता है ओमेगा बाय बीटा। ये इसका मूलभूत फॉर्मूला होता है। ओमेगा की वैल्यू आपको मान लो ये ओमेगा है, बीटा की वैल्यू आपको पता है, देखिए बीटा की वैल्यू ये आप लिख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आपकी वैल्यू कट गई और 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। इन दोनों की वैल्यू आप रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैलकुलेटर में रखने के बाद आपको आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ये वैल्यू आपको ध्यान में होगा कि ये वैल्यू सी की वैल्यू भी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है, मैं आपको ये तीनों इक्वेशन के साथ ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप फ्री स्पेस में प्रोपोगेट कराते हो तो कोई अटेन्यूएशन नहीं होता। कितना इंपीडेंस क्रिएट होता है, तो 377 ओम का इंपीडेंस आता है। और किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है आपका वेव, तो 3 इंटू 10⁸। ये मैं शुरू से पूरा रडार वेव में अभी तक यही चीज बताना चाह रहा था कि हम जब भी मूव कराते हैं वेव को तो इस स्पीड के साथ मूव करता था। तो ये आज हम लोग प्रूव भी कर दिए कि ऐसा मूव होता था। इसके बाद मैं आपको दूसरा एक प्रोपोगेशन जब बता ही रहा हूं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाहिए साथ में। तो अगर मैं यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आइडल एक एकदम आइडियल डाई इलेक्ट्रिक में अगर मैं पास कराता हूं, ठीक है, आइडियल डाई इलेक्ट्रिक में पास कराता हूं, तो आपको ये पता होगा कि डाई इलेक्ट्रिक में भी कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लो, कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटर के अंदर आप डाई इलेक्ट्रिक भर दोगे तो यहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होता, बेसिकली कंडक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। तो डाइलेक्ट्रिक आइडल डाइलेक्ट्रिक है तो आपकी कंडक्टिविटी जीरो हो जाती है। अगर आप एफ साइलेंट की बात करोगे तो एफ साइलेंट नॉट, लेकिन एफ साइलेंट आर भी रहेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होती है, लेकिन परमिएबिलिटी नहीं होती। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नहीं है, इसलिए आप म्यू आर को 1 मान सकते हो। तो ये होता है। इसके बेसिस पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आप यहाँ से मूलभूत फॉर्मूला अगर आप देखोगे, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इसमें अगर आप वैल्यू को पुटअप कर भी दोगे, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो 0 होनी ही है, तो ये जे ओमेगा बाहर आ जाएगा। आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन अब साथ में एप्सिलॉन आर भी हो गया। इसका मतलब ये है कि इसको फिर अपन अल्फा प्लस जे बीटा अगर अपन मानते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक के केस के में भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन अटेन्युएशन बिल्कुल नहीं होता, और जो बीटा होता है वो बहुत शानदार होता है, ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अगर आप पुराने वाले कॉन्सेप्ट से देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू नहीं आई है। वैसे ही अगर आप इंट्रिंसिक वेव इंपीडेंस की आप बात करोगे तो आप यहाँ पे जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू आप रख सकते हो, सिग्मा की वैल्यू काट सकते हो, ये वैल्यू भी कट जाएगी और आपको मिल जाएगी म्यू नॉट, और यहाँ पे मिलेगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट करोगे तो 377 ओम तो मिलेगा ही, साथ में आपको अंडर रूट एप्सिलॉन आर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमको ये पता चला कि आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप किसी डाइलेक्ट्रिक में पास कराते हो तो उसका जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो कितना रोल प्ले कर रहा है। मतलब ई को एच में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो बंदा या कोई चीज रोड़ा बन रहा है तो वो आपका एप्सिलॉन आर बन रहा है। मतलब जितना आप एप्सिलॉन आर को वैल्यू बढ़ाते होगे उतना ही ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये और आसान होता जाएगा। ये बहुत जल्दी 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 ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि इंपीडेंस कम हो जा रहा है बेसिकली। अब मैं अगर बात करूं फेस वेलोसिटी की कि आपका फेस वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप देखिए ये होता है ओमेगा बाय बीटा। ओमेगा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू आपको पता है कि आपका ओमेगा इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर। ओमेगा ओमेगा कटा 1 बाय अंडर रूट म्यू, ये आपको पहले पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब भी देखिए आप साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम है, मीडियम में अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी फेस वेलोसिटी कम होते जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मैं बताना चाह रहा था इतना। होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम लोग एंटीना
चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें काफी कुछ बेसिक्स हो गया। तो मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा, इसका एंटीना का जो मूलभूत इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हो, ट्रांसमिशन लाइन मतलब एक कॉपर वायर या कोई भी वायर की अगर आप बात करो, तो उसमें बेसिकली करंट फ्लो होता रहता है। और इस वेव्स में क्या होते हैं, बेसिकली वी आई वेव्स होते हैं। अगर आप पूरा ट्रांसमिशन लाइन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो हमेशा वी आई वेव्स की ही बात करेगा पूरा। और ये वी आई वेव्स ट्रांसमिशन लाइन में होता है, लेकिन इसको बेसिकली ई एम वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, बेसिकली ईएम वेव्स में कन्वर्ट मतलब अगर आपका ये एंटीना रखा हुआ है तो एंटीना में ये वायर जा रहा है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन तक सिग्नल इसके पास आ रही है और फिर ये इसको ट्रांसमिट कर रहा है। बेसिकली कर क्या रहा है, वी आई वेव्स को ईएम वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेडिएशन, मतलब वी आई वेव्स को ईएम वेव्स में कन्वर्ट करना। फिर क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जब सिग्नल आता है एंटीना में और एंटीना रिसीव करता है और फिर उसको ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ईएम वेव को वी आई वेव्स में ट्रांसमिट करना, इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। बेसिकली इंड्यूस्ड होता है। और ये टोटल पूरा एंटीना का बेसिक मूलभूत उद्देश्य है, ये सब काम करना। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में होता है और ये फ्री स्पेस में होता है। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि जब ईएम वेव प्रोपोगेट होता है, या फिर इसको अब मैं बोलूं कि रेडिएटेड वेव, जो चीज रेडिएशन से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वेव्स रेडिएट कर रहे हैं, तो ये जो रेडिएटेड वेव होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसकी प्रॉपर्टी को मैं आपको एक बाय एक बताना चाहूंगा। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी रेडिएटेड वेव की ये होती है कि जो हर वेव है वो जब ट्रेवल करता है तो वो रेडियली रेडियली आउटवर्ड दिशा में ट्रेवल करता है। बेसिकली मतलब अगर इस पॉइंट से अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो आपका अलग अलग रेडियली आउटवर्ड दिशा में ट्रांसमिट होता है, मतलब ये आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड दिशा में होता है, आर दिशा में, आर डायरेक्शन में। ठीक है, कोई भी ए आर डायरेक्शन है, ए आर वेक्टर, ये आर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। ए आर मतलब समझ रहे होंगे आप, ये इस दिशा भी, इस दिशा भी, इस दिशा भी, ये पूरा आपका क्योंकि ये रेडियस है, इस दिशा में ट्रांसमिट होता है। ये ट्रांसमिट होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि कभी भी वेव ट्रांसमिट होगा तो अपने एक पॉइंट सोर्स से आउटवर्ड दिशा में ट्रांसमिट होगा। लेकिन इसकी जो पावर डेंसिटी है, मतलब ये जो इसमें क्षमता है पावर डेंसिटी, ये पावर डेंसिटी जैसे अपन दूर जाते जाएंगे वैसे ये पावर डेंसिटी कम होते जाएगी। जैसे और किस तेजी से कम होगी, उतने ही तेजी से कम होगी जितना 1/r², मतलब कि 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये पावर डेंसिटी। मतलब ये अगर 3 जो डिस्टेंस है, मान लो पहले 2 था, अब ये 4 हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, 4² 16, मतलब 16 गुना पावर डेंसिटी कम हो जाएगा अगर वेव ट्रांसमिट करेगा तो। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड ये भी डिक्रीज होता है जैसे जैसे वेव ट्रांसमिट करता है आगे, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मतलब ये एम्पलीट्यूड सीधा 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि इंट्रिंसिक वेव इंपिडेंस कितना होगा जब ये वेव ट्रांसमिट करेगा, तो ये इंट्रिंसिक वेव इंपिडेंस बेसिकली म्यू बाय एप्सिलॉन की वैल्यू होगी। अब ये ऐसा भी हो सकता है म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि आपको पता है कि फ्री स्पेस में सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये म्यू बाय एप्सिलॉन होता है। ये सब वैल्यू आपको पता होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज में मैं ये बोलना चाहूंगा रेडिएटेड वेव का, कि जो एम्पलीट्यूड है रेडिएटेड वेव का, ये कभी भी हर दिशा में एक जैसा नहीं होता। अभी मैं एक आइडल केस के लिए बात कर रहा हूं कि ये आपका एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये पूरा हर दिशा में हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, हर दिशा में होगा ट्रांसमिट, नो डाउट। लेकिन ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हर दिशा में एक जैसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस दिशा में भी उतना ही है, इस दिशा में भी उतना ही है। ठीक है, वही बात है कि कई बार आप जैसे आप गैस का कहीं गैस लीक होता है मान लो, तो किसी तरफ उसकी खुशबू आती है, कई तरफ उसकी खुशबू नहीं आती है। तो बेसिक यही कहना चाह रहा हूं मैं कि जो एम्पलीट्यूड है रेडिएटेड वेव का, ये
सेम नहीं होता हर दिशा में, ये बेसिकली डायरेक्टिव होता है इन नेचर, ये किसी दिशा स्पेसिफिक होता है, कभी भी ओमनी डायरेक्शनल नहीं होता। इसका मैं आपको एक फोटो भी दिखा सकता हूँ, ये फोटो होगा मेरे ख्याल से किधर गया, अ, हम्म, ये फोटो आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये फोटो एक एंटीना का, किसी पर्टिकुलर दिशा में ही ये वेव्स जाते हैं, ठीक है। हर दिशा में ओमनी ओमनी डायरेक्शन नहीं होता कि ये पूरा हर दिशा में सेम एम्पलीट्यूड ले लेके रहेगा, अलग अलग दिशा में अलग अलग इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात, जो तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा ये है कि जो रेडिएटेड वेव का एम्पलीट्यूड है ये हमेशा डिपेंडेंट होता है लैम्डा टू लेंथ टू लैम्डा रेशियो पे। मतलब इसको आप डीएल बाय लैम्डा रेशियो भी कह सकते हैं। ये बहुत एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है पैरामीटर्स में, ठीक है। तो रेडिएटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये हमेशा डिपेंडेंट होता है डीएल बाय लैम्डा के रेशियो पे, ये ध्यान रखिएगा। तीन प्रॉपर्टीज आपको रेडिएटिव वेव की याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी कि वो आउटवर्ड दिशा में रेडियल मूव करता है, लेकिन पावर डेंसिटी 1/r² में कम होता है, एम्पलीट्यूड 1/r में कम होता है। दूसरा, वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं होता, मतलब हर दिशा में सेम एम्पलीट्यूड नहीं रखता। तीसरा, उसका एम्पलीट्यूड डीएल बाय लैम्डा के एस्पेक्ट रेशियो पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट हर्ट्जियन डाइपोल बताऊंगा और इसके बाद लगातार हम लोग कुछ कुछ चीजें देखना चाहेंगे। जैसे इसमें मैं बता ही देता हूं आप लोगों को, क्योंकि 5 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये है आपका एक टॉपिक है, मतलब अब मैं एंटीना बता रहा हूं कि एंटीना किस किस प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहला मैं आपको कभी भी मान लो एक दुनिया के बारे में बताऊंगा, दुनिया में इंसानों के बारे में बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहला इंसान कैसा था, मतलब सबसे पहला या छोटा सा एंटीना कैसा होता है। और सबसे छोटा एंटीना जो होता है उसको बोलते हैं हर्ट्जियन डाइपोल। ये इसको सबसे बेसिक एंटीना बोला जाता है, जिसका लेंथ एक छोटा सा लेंथ है डीएल। डीएल मतलब आप समझते हैं ना, सबसे छोटा लेंथ। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तब आपका एंटीना का मेन लेंथ होगा। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा। ये एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए, ये एंटीना आप अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये एंटीना का जो लेंथ है, ये एक छोटा सा एंटीना मैं मान रहा हूं, जिसको बोलता हूं डीएल लेंथ का एंटीना है। इस एंटीना को, मतलब कोई भी एंटीना का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, उस पार्ट को बोला जाएगा हर्ट्जियन डाइपोल। तो नाम हमेशा याद रखिएगा, हर्ट्जियन डाइपोल कोई भी बोलता है तो आपको समझ जाना है कि डीएल लेंथ का जो एंटीना होता है उसको हम लोग हर्ट्जियन डाइपोल कहते हैं, ठीक है। ओके, इस हर्ट्जियन डाइपोल के बारे में आपको सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। वो ये है कि इससे पावर रेडिएट कितना होता है, मतलब कि एंटीना से आप जानते हैं कि पावर रेडिएट होता है, तो एक छोटा सा एंटीना जो डीएल लेंथ का है उससे कितना पावर रेडिएट होगा। तो उसका फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा डिराइव होता है, उस फॉर्मूला को आपको नहीं बताऊंगा। आपको एक मूलभूत बताऊंगा कि कोई भी एंटीना का रेडिएटेड पावर अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप उससे जितना एवरेज पावर निकल रहा है इनटू कितना एरिया तक निकल रहा है, उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका रेडिएटेड पावर निकल जाता है किसी भी एंटीना का। इस एंटीना की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं फाइनल आपको आंसर बताता हूं कि रेडिएटेड पावर निकलने के बाद आंसर आता है IRMS रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 80 पाई² DL बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है रेडिएटेड पावर का, हर्ट्जियन डाइपोल का। इससे मेरे को ये समझ में आया कि पावर तो I²R भी होता है। तो ये समझ में आया कि ये I² है, तो ये जो होगा वो R होगा, बेसिकली ये रेजिस्टेंस होगा पावर का। तो इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया रेडिएशन रेजिस्टेंस, मतलब रेडिएशन में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया रेडिएशन रेजिस्टेंस, जिसको मैं बोलूंगा RR, और इसका फॉर्मूला होगा 80 पाई² DL बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, हर्ट्जियन डाइपोल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और ये रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिएगा, एक एंटीना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बल्ब की तरह है। बल्ब अगर आप देखें, बल्ब में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो
तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो टंगस्टन फिल्म का होता है जो लाइट एमिट करता है, उसको करंट फ्लो कराने से वो लाइट एमिट कर देता है। वैसे ही आपका जो एंटीना है, एंटीना में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो वो रेडिएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। एक रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस या बल्ब की तरह काम करता है, बस यहाँ पे करंट अपन पास कराते हैं तो यहाँ से रेडिएशन शुरू हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हर्ट्जियन डाइपोल का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अपन को बेसिकली देखना है हाफ वेव डाइपोल, और ठीक है चलो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा जा सकता है।